कभी कभी अपराधी इतने शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम देता है कि उस केस को सॉल्व करने में पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। पुलिस के सामने एक ऐसा केस आ जाता है जिसको सॉल्व करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तभी इस केस में हल्की सी एक रोशनी दिखाई देती है और मात्र इस हल्की सी एक रोशनी की वजह से इस केस का खुलासा हो जाता है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी देहरादून की। देहरादून का एक थाना पड़ता है रायपुर और इसी रायपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सोडा सरोली। बात कर रहा हूं मैं 10 सितंबर 2023 की सुबह 7 बजे के आसपास। दरअसल इसी सोडा सरोली गांव का प्रधान मुकेश कोमेड़ी सुबह सुबह थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, सिरवालगढ़ इलाके में एक महिला का डेड बॉडी पड़ा है। पुलिस को सुबह सुबह जैसी इस तरह की सूचना मिलती है, पुलिस भी काफ़ी तेज़ी से हरकत में आती है और तुरंत ही अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र लगभग 20 से 22 साल के आसपास है। दरअसल उसके सर पे किसी भारी चीज़ से वार ही नहीं किया गया था, बल्कि उसके चेहरे को भी बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी पहचान कर पाना भी लगभग नामुमकिन था। उसके दोनों ही हाथों में एक सोने और चांदी का अंगूठी भी था, जिसे देख करके साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस महिला की हत्या तो लूट के इरादे से बिल्कुल नहीं की गई है। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक मरने वाली महिला का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस उस महिला का एक फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया का भी सहारा लेती है। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो कोई व्यक्ति थाने में जाता है और ना ही उस मरने वाली महिला के बारे में कुछ पूछताछ करता है। पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार पुलिस अब अपराधी तक पहुँचे कैसे। लेकिन पुलिस भी अपने जिद पर उतर जाती है। पुलिस एरिया के तमाम सीसीटीवी को भी चेक करती है, जिसमें कई सारी गाड़ियां आती जाती भी दिखाई देती है। लेकिन पुलिस को इस रास्ते में भी कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिलता है जिससे पुलिस अपराधी तक पहुंच पाए। इसीलिए पुलिस की अब नज़र डेड बॉडी के कपड़ों पे जाता है। दरअसल महिला ने काफ़ी ब्रांडेड कपड़े पहन रखी थी, जिसे देख करके साफ अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो महिला किसी मध्यम वर्गीय परिवार की तो बिल्कुल नहीं रहने वाली है। पुलिस जब उसके कपड़ों को चेक करती है तो मालूम चलता है कि वो कपड़ा जूडियो ब्रांड की है। दरअसल जूडियो ब्रांड के शोरूम इस इलाके में सिर्फ 2 ही जगह पे है, जिसमें से एक है जाखन और दूसरा है किशन नगर। पुलिस अब इस कपड़े के माध्यम से ही अपने टीम को दोनों शोरूम में भेजती है और दुकानदार से ये पता लगाती है कि इस टाइप के कपड़े किन किन लोगों ने ख़रीदा है। पुलिस की टीम जब रामनगर के शोरूम में जाती है और वहाँ के जब दुकानदार से पूछताछ करती है, दुकानदार जब अपनी डिटेल्स को चेक करता है तो पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इस टाइप के कपड़े हमने मात्र 8 लोगों को ही बेचा है। पुलिस उन 8 लोगों का डिटेल्स ले लेती है। पुलिस उन 8 लोगों का डिटेल्स ले करके और इधर का जब सीसीटीवी रिकॉर्ड जब चेक करती है, उनमें जितनी भी गाड़ियां गई थी, इनका सारा जब डिटेल्स चेक करती है तो इन दोनों डिटेल्स में से एक नाम कॉमन निकल जाता है, जिसका नाम है रामेंदु उपाध्याय। रामेंदु, जिसकी उम्र है लगभग 39 साल, जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल है। लेकिन पुलिस के लिए ये सबूत काफ़ी नहीं था। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं रामेंदु के ऊपर शक चला जाता है। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि रामेंदु लेफ्टिनेंट कर्नल है, पुलिस अब कैसे भी करके रामेंदु का मोबाइल नंबर हासिल कर लेती है और फिर उसके मोबाइल नंबर से कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर रामेंदु पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी श्रेया शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है।
श्रेया शर्मा, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, जो नेपाल के तनहुई जिले की रहने वाली है। पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर रामेंदु के घर पे जाती है और उसे अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर रामेंदु से श्रेया के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब रामेंदु से श्रेया के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है, रामेंदु तुरंत ही झूठ बोल देता है। रामेंदु पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं किसी भी श्रेया को नहीं जानता हूँ। लेकिन रामेंदु जैसे इस तरह की झूठ पुलिस वालों से बोलता है, पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि शायद इस केस में रामेंदु जरूर शामिल है। रामेंदु जैसे ही झूठ बोलता है, पुलिस अब उसके मोबाइल का सारा डिटेल सामने रख देती है और फिर श्रेया के बारे में पूछताछ करती है। कहती है कि अगर तुम श्रेया को नहीं जानते हो तो फिर पिछले कई महीने से तुम उससे बातचीत क्यों कर रहे थे। इस पर रामेंदु पुलिस को कोई जवाब नहीं देता है, जिसकी वजह से पुलिस को अब रामेंदु के ऊपर गहरा शक चला जाता है। पुलिस अब रामेंदु से कहती है कि हमारी श्रेया से बातचीत कराओ। पुलिस जब बातचीत कराने के लिए कहती है, अब रामेंदु के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। रामेंदु पुलिस वालों से कहता है कि साहब मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि श्रेया ही है और श्रेया की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैं नहीं किया है। लेकिन रामेंदु जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 में, जब रामेंदु की शादी सविता से होती है। उस वक्त रामेंदु की पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में थी। रामेंदु जब सविता से शादी कर अपने घर लेकर आता है, कुछ महीने तक अपने पत्नी के साथ तो रहता है, लेकिन उसके बाद से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। लेकिन रामेंदु जब अपनी ड्यूटी पे जाता है, उसके बाद से उसकी पत्नी की काफ़ी याद सताती है। इसलिए रामेंदु अब अपना मन बहलाने के लिए डांस बार में जाना शुरू कर देता है। एक दिन सिलीगुड़ी के ही जब एक डांस बार में जाता है तो वहीं पर रामेंदु की मुलाकात श्रेया से होती है। उस वक्त श्रेया की उम्र मात्र 19 साल के आसपास थी, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। रामेंदु जब पहली बार श्रेया को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद से अब श्रेया के नज़दीक पहुंचने के लिए उसके ऊपर ढेरों सारे पैसे ही नहीं लुटाता है, बल्कि श्रेया से अपनी सारी सच्चाई भी बता देता है। इधर श्रेया को जब मालूम चलता है कि रामेंदु एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, श्रेया को भी रामेंदु पसंद आ जाता है। उसके बाद से रामेंदु और श्रेया के बीच में दोस्ती नहीं होती है, बल्कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों पति पत्नी के जैसे ही लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, जिसकी वजह से रामेंदु का भी बेहतर तरीके से समय गुजरना शुरू हो जाता है। पर जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, साल 2022 में रामेंदु की ट्रांसफ़र उत्तराखंड के देहरादून में हो जाता है। इधर रामेंदु देहरादून में आकर रहने तो लगता है, लेकिन श्रेया की उसे काफ़ी याद सताने लगती है। वो श्रेया के बगैर रह ही नहीं पाता है। इसलिए एक दिन फिर से सिलीगुड़ी में जाता है और श्रेया को भी अपने साथ में लेकर आता है और फिर इसी देहरादून के एक इलाके के होटल में उसे रख देता है। कभी कभी उसके पास मिलने के लिए भी जाता है और कभी कभी अपने घर पे भी जाता है। लेकिन रामेंदु अपना सबसे ज़्यादा समय श्रेया के साथ ही बिताता है। जब बहुत ही कम समय के लिए अपने घर पे जाता है, इस वजह से रामेंदु की पत्नी सविता को अपने पति के ऊपर शक हो जाता है। सविता को जैसे ही अपने पति के ऊपर शक होता है, उसका पीछा करना शुरू कर देती है और आखिरकार एक दिन सविता को रामेंदु की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है, जिसकी वजह से अब सविता और रामेंदु के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, उसके बाद से रामेंदु भी अब श्रेया से मिलने के लिए नहीं जाता है। इधर श्रेया भी अब काफ़ी परेशान रहने लगती है। इसलिए रामेंदु अब श्रेया को समझाते हुए कहता है कि मेरी पत्नी को मेरे ऊपर शक हो चुका है, बेहतर है कि तुम कुछ दिनों के लिए वापस सिलीगुड़ी चली जाओ। जैसे ही मेरी पत्नी का मेरे ऊपर यकीन हो जाएगा, मैं वापस तुम्हें फिर से बुला लूँगा। श्रेया भी रामेंदु की बात मान लेती है और वापस सिलीगुड़ी चली जाती है। पर जैसे ही 2-4 महीने का समय गुजर जाता है, इधर सविता को भी जब अपने पति पे यकीन हो जाता है, रामेंदु फिर से सिलीगुड़ी में जाता है और श्रेया को वापस लेकर आता है और ला करके उसे एक दूर होटल में रखता है। लेकिन इस बार जब श्रेया के साथ रहना शुरू करता है, उसकी पत्नी को कभी मालूम ही नहीं चलता है। पर जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, एक दिन फिर से सविता को मालूम चल जाता है कि उसका पति का अभी भी श्रेया के साथ में अफेयर चल रहा है।
जैसे ही सविता को सच्चाई मालूम चलता है, 2 सितंबर 2023 को श्रेया से मिलने के लिए उसके फ्लैट पे चली जाती है और जा कर के जब श्रेया से मुलाकात करती है, दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े तकरार शुरू होता है। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, श्रेया भी सविता के ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि मैं रामेंदु के साथ ऐसे ही नहीं रह रही हूँ, बल्कि वो मुझसे शादी भी करने वाला है। शादी की बात जैसे ही कहती है, इस बात पे सविता एकदम से भड़क जाती है और अपने पति के ऊपर सारा गुस्सा निकाल देती है। इधर रामेंदु इस कदर से जाल में फंस चुका था कि उसे आगे का अब कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। दरअसल रामेंदु श्रेया के बगैर रह भी नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी को सच्चाई मालूम चल जाता है, रामेंदु जाकर के श्रेया से मुलाकात करता है। लेकिन अब जाकर के जब श्रेया से मुलाकात करता है तो श्रेया भी अब रामेंदु के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। कहती है कि पिछले 3 सालों से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ और मैं कब तक तुम्हारी रखेल बनकर रहूँगी। शादी करने का जब दबाव डालना शुरू करती है, अब रामेंदु भी एकदम से परेशान हो जाता है। लेकिन श्रेया जब उसकी पत्नी को धमकी देती है और साथ ही साथ रामेंदु को भी जब धमकी देना शुरू कर देती है, रामेंदु उसी दिन ही सोच लेता है कि अब वो श्रेया के साथ क्या करेगा। दरअसल उसी दिन ही रामेंदु श्रेया को इस दुनिया से हटाने की तय कर देता है और फिर श्रेया को इस दुनिया से हटाने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र बनाता है जिससे वो कभी पकड़ा भी ना जाए। 4 सितंबर 2023 को श्रेया को लेकर रामनगर के शोरूम में जाकर कपड़े खरीदवाता है और श्रेया के साथ बड़े प्यार से रहने लगता है। श्रेया भी जब रामेंदु के ऊपर भरोसा कर लेती है, 9 सितंबर 2023 को श्रेया को लेकर एक होटल में दारू पीने के लिए जाता है। रात्रि के वक्त दोनों जब जा कर के होटल में शराब पीते हैं, रामेंदु अपने षड्यंत्र के तहत श्रेया को काफ़ी मात्रा में शराब पिलाता है। रात्रि के जैसे ही 10 बज जाता है, रामेंदु श्रेया से कहता है कि चलो हम एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। श्रेया भी रामेंदु की बात मान लेती है। उसके बाद से जब दोनों गाड़ी में बैठते हैं, रामेंदु शहर के जहाँ तहाँ कोनों में अपने गाड़ी को घुमाता है और समय पास करने लगता है। घूमते घूमते आखिरकार रात्रि के लगभग 1:30 बज जाता है। तब तक वो सिरवालगढ़ इलाके में पहुंच जाता है। लेकिन रात्रि के वह श्रेया को जब गाड़ी में लेकर के घुमा रहा था, श्रेया गाड़ी में ही रामेंदु के साथ में संबंध बनाने की बात करने लगती है। श्रेया जब अपने जिद पर उतर जाती है, तब तक रामेंदु अपनी गाड़ी को लेकर सिरवालगढ़ इलाके में पहुंच जाता है। कहता है कि चलो एक सुनसान जगह पे गाड़ी को रोकते हैं और फिर अपना काम करते हैं। गाड़ी को रोड के किनारे एक सुनसान जगह पर जाकर रोक देता है। इधर श्रेया जैसे ही अपने गाड़ी से बाहर निकलती है, रामेंदु अपने ही गाड़ी से एक भारी हथौड़ा निकाल कर लाता है और श्रेया के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से श्रेया की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से रामेंदु श्रेया के चेहरे को भी बुरी तरीके से बिगाड़ देता है और फिर श्रेया की डेड बॉडी को वहीं पे छोड़कर अपनी गाड़ी से सीधे अपने घर पे जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने श्रेया को वापस सिलीगुड़ी भेज दिया है। वाकई में रामेंदु जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस रामेंदु के ही तहरीर पे उसे अपने कस्टडी में ले लेती है। अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।